मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजी एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 9, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? तो सॉल्यूशन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मोर टाइम एंड एनर्जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान टाइम और एनर्जी दोनों ज़्यादा लगता है। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प्स इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएशन। एक नई तरह का वेरिएशन रिप्रोड्यूस होता है क्योंकि इसमें थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के कारण इनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। वो एक इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा कैपेबल होते हैं। That's why it make the organism better suited for the environment. On the other hand, if we are talking about asexual reproduction, then it does not provide genetic difference in the individual produced. As I have already explained in the last video, that asexual reproduction में ज़्यादातर identical species produce होते हैं। Such individuals are more susceptible to change in the environment, और वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए थोड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दैट्स वाई द लैक ऑफ वेरिएशन इंश्योर दैट सक्सेसिव जनरेशन आर आइडेंटिकल जेनेटिकली एंड इज देयरफॉर लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन। हेंस हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई meiosis and gametogenesis are always interlinked. Meiosis is a process of reductional division in which the amount of genetic material is reduced. अब क्या है कि meiosis के प्रोसेस के बाद ही गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो गैमेट्स को फॉर्मेट करता है। गैमेट्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिजम्स और हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड का मीन्स हो गया ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, और वेयर एज डैप्लॉइड का मीन्स होता है जहाँ दो सेट ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं। सो हैप्लॉइड गैमेट्स जो है दैट इज गैमेटोजेनेसिस इज द जर्म सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडरगो मियोसिस। और ये जो प्रोसेस होता है हैप्लॉइड के थ्रू, ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल होता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो टू सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन विथ अ सिंगल सेल ऑफ डीएनए, सो इट फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ गैमेटोजेनेसिस without meiosis, and meiosis is not possible without gametogenesis, without gametes production. That's why both are interlinked to each other. Next, question number 11, identify करना है that plant में, flowering plant में whether it is haploid or diploid, यानी इसको आप 2n लिखोगे या n लिखोगे। अगर ये haploid है n लिखोगे, अगर ये diploid है तो 2n लिखोगे। So here it is the video. This one ovary, that is 2n, diploid है। एंथा diploid, that is 2n। एग जो है haploid है, that's why n। pollen haploid है, that's why n। एंड मेल गैमेट्स haploid है, that's why n। एंड जाइगोट diploid लिखा इसलिए 2n। करेक्ट। सो हियर इट इज, ये केवल आइडेंटिफिकेशन था, जहाँ diploid होगा वहाँ 2n और जहाँ haploid होगा वहाँ n का यूज़ करते हैं, n से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इज डिसएडवांटेज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या था, उसका एक एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, इंसेक्ट्स ये जो होते हैं वो एग्स को फर्टिलाइज होने के लिए अपने बॉडी के बाहर रखते हैं। हो सकता है पानी में रखें, हो सकता है सॉइल में रखें। ये बॉडी के बाहर अपने जैसे स्पीसीज को या एग्स को रीजनरेट होने के लिए या फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ देते हैं। सो जो रिप्रोडक्शन आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, वो एक्सटर्नल मीडियम है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो एग्स हैं जो आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़े जाते हैं फीमेल के द्वारा,
उनमें से लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो है वो डेड हो जाते हैं, बिकॉज वो एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को कंफर्ट या अपने आप को एकोमोडेट या एक्लिमेटाइज नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण से ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल एग्स वेस्ट हो जाते हैं वाटर में ही या सॉइल में ही। अब उनको फर्टिलाइज होने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो अगर पॉसिबल जितना पॉसिबल होता है उतना ही वो फर्टिलाइज कर पाते हैं, अदरवाइज लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, वो अपने माने इंसेक्ट्स में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जन्म नहीं दे पाते हैं। दैट्स वाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ यू कैन से कि इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से कुछ ही स्पीसीज का जन्म संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ जूस्पोर एंड जायगोट। दोनों में डिफरेंस ये है कि जूस्पोर जो है वो असेक्सुअल रिपोर्ट्स से यूटिलाइज किया जाता है, और जायगोट जो है सीधी सी बात है ये नॉन मोटिलाइज होता है, और ये डैप्लॉइड सेल से होता है, दैट मीन्स जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों जायगोट होते हैं। और जूस्पोर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर से बनता है, जायगोट ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर से बनता है। ये जूस्पोर जो है वो हैप्लॉइड या डैप्लॉइड दोनों हो सकता है, बट जायगोट जो है ऑलवेज डैप्लॉइड होता है। थैंक यू।